नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम है विश्वविद्यालय परिसर से और हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक विद्यार्थी इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है, टीचर के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं, क्या इसमें लाइसेंस और कॉपीराइट के भी कोई इश्यूज होते हैं, तो इस पर विस्तार से आज हम बात करेंगे। सर, मैं चाहती हूँ कि बताएं कि क्या है रिसोर्सेज, हम भी जानना चाहते हैं और हमारे लर्नर्स भी। तो शुरुआत करते हैं OER की डेफिनेशन से। क्या होते हैं OER, क्या होते हैं OER? अगर हम इंग्लिश में कहें तो डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें, OER ओपन लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी प्रकार के टीचिंग या लर्निंग या रिसर्च मटेरियल हो सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो वीडियो भी हो सकते हैं, वो ऑडियो भी हो सकते हैं, वो कोई फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, जो कि दो कंडीशन है, या तो वो पब्लिक डोमेन में हो या फिर उन्हें ओपन लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज किया गया हो। अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, पब्लिक डोमेन। इसे जो हमारे श्रोता है उसे ध्यान से सुने, और क्योंकि इसका रेफरेंस बाद में भी आएगा, क्योंकि जनरली हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि ओपन डोमेन, अगर पब्लिक डोमेन में कोई चीज अवेलेबल है जैसे इंटरनेट पे, तो वो रीयूज की जा सकती है। वो पब्लिक डोमेन में है तो वो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो इसको भी दूर करने की हम अभी वार्ता के क्रम में बात करेंगे। पब्लिक डोमेन भी एक स्टेट है जिसकी हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो OER की डेफिनेशन अगर हम कहें तो कोई भी ऐसा टीचिंग, लर्निंग या रिसर्च मटेरियल जो या तो पब्लिक डोमेन में हो या जिन्हें ओपन लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज किया गया हो, वो OER कहलाते हैं जी। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं कि कहां से आया ये, कहां से मुहिम शुरू हुई, तो ऐसा माना जाता है कि 1999 में यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन, जर्मनी ने अपनी कोई लेक्चर सीरीज थी जिसे इंटरनेट पे ऑनलाइन अपलोड किया, और कहा जाता है कि वहीं से ये OER मूवमेंट शुरू हुआ। उसके बाद सर, किस दशक की? 1999 की बात है ये जी। उसके बाद MIT ने OCW कोर्सवेयर रिलीज किया, जो कि सारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल था उनके लेक्चर सीरीज थी, और प्रोग्राम से काफी जो उन्होंने OER के तहत रिलीज किए। तो हम बात करते हैं कैसे शब्द कॉइन हुआ। उससे पहले इसे OER के नाम से नहीं जाना जाता था। 99 के दशक की बात कर रहा हूं। यूनेस्को ने सन 2002 में एक फोरम आयोजित की जिसका नाम था इफेक्ट ऑफ ओपन कोर्सवेयर। अभी एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नाम है उसका, इफेक्ट ऑफ ओपन कोर्सवेयर इन डेवलपिंग एडॉप्टिंग ओपन। अभी शायद हम चर्चा के क्रम में याद आया तो दोबारा बात करेंगे उस पर। तो उस फोरम में 2002 में यूनेस्को ने आयोजित की थी। उसमें एक फॉर्मली इस टर्म को कॉइन किया गया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो इनिशियली इसको कंसीव किया गया था इस तरीके से कि ये डेवलपिंग कंट्रीज में ये एड करेगा एजुकेशन की कॉस्ट को नीचे लाने में। लेकिन अब इसको टेक्स्ट बुक का ऑल्टरनेटिव की तरह भी यूज किया जाता है। तो कई कंट्रीज हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं इस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को यूज करने में। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद हम अगर OER की बात करें तो OER एक 5R प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 5R प्रिंसिपल की हम बात करें तो 5R में 5 R के अलग अलग मतलब हैं। पहला R इज फॉर रिटेन, रीयूज, रिमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट और रिवाइज। तो ये 5R का मतलब है कि हम अपना कोई भी OER जो रिसोर्स है उसमें ये 5 R जो हमने डिफाइन किए अभी, रिटेन, रिवाइज, रिमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट, ये सब एक्टिविटीज कर सकते हैं। और जब भी हम, एक चीज और है कि जब भी हम OER यूज कर रहे हैं, इनमें ये पांचों जो एक्टिविटी हमने 5R एक्टिविटी बताई, हम एक तो इसका कोई कॉस्ट इंप्लीकेशन नहीं है, इट इज फ्री एंड इट इज लीगल। ऐसा नहीं है कि हम उसको रिवाइज कर रहे हैं या उसमें कुछ रिमिक्स कर रहे हैं तो वो इलीगल है, क्योंकि OER ओपन लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज किए जाते हैं। तो उनके जो ओरिजिनल ऑथर हैं या जो कॉपीराइट होल्डर हैं, वो इस चीज की इन एडवांस में आपको परमिशन दे देते हैं, तो वो लीगल है।
तो छूट मिली होती है कि आप इसको कहीं भी अपने पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर वो ओपन लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज किया गया है तो। जी। तो सर आपने बताया कि ये आपका एक तरह से विकासशील देशों के लिए ये था कि वहां पे पढ़ाई में मदद करेंगे, किया गया था। लेकिन टेक्स्ट बुक का एक तरह से पर्याय बन गया है कि टेक्स्ट बुक की तरह लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत एग्रेसिवली इसका यूज हो रहा है। जी। और हाँ, इस वार्ता के क्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे ध्यान आई, जो मुझे लगता है अपने श्रोताओं से हमें शेयर करनी चाहिए, कि कॉपीराइट और ओपन लाइसेंस के बीच में डिफरेंस कई लोग समझते हैं कि अगर वो ओपन लाइसेंस में है तो उसका कॉपीराइट नहीं है, या फिर ओरिजिनल ऑथर की क्रेडिबिलिटी क्या होगी अगर वो उसको ओपन लाइसेंस में रिलीज कर दे। ऐसे बहुत सारे विचार उसके मन में आ सकते हैं। तो पहली चीज तो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट तो बेसिकली एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो ओरिजिनल क्रिएटर है किसी भी चीज का, वो अपनी ओनरशिप प्रूफ करे, तो वो कहीं रजिस्टर कर लेता। हर गवर्नमेंट में अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं उसकी, तो कॉपीराइट आप ओन करते हैं। कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत ही एक व्यवस्था है लाइसेंसिंग की। थ्रू लाइसेंस आप क्या कर सकते हो, जो ओरिजिनल ऑथर है उसको ऐसे फ्रीडम या पावर होती है कि वो अपनी जो क्रिएशन है उसको दूसरों से शेयर कर सके एक लाइसेंस के थ्रू। एक लाइसेंस के जरिए वो दूसरों से, वो पैसे के थ्रू भी हो सकती हैं, वो फ्री भी हो सकती हैं। तो जनरली अगर हम कोई जो कॉपीराइट होल्डर है, अगर वो उसको ओपन लाइसेंस के थ्रू रिलीज करता है तो उसकी जो क्रिएशन है वो कहीं नहीं गई, उसका होल्डर वो ही रहा। लेकिन वो एक व्यवस्था है इसके अंतर्गत कि वो आपको इस्तेमाल करने की परमिशन दे रहा है। वो परमिशन पैसे के थ्रू भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है, या इसके अलावा अगर वो फ्री में भी है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं कि इन अगर कंडीशंस इनको फॉलो करते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये एक्चुअली कॉपीराइट के अंतर्गत ही एक व्यवस्था है लाइसेंसिंग की। तो ये अलग नहीं है, और कॉपीराइट और लाइसेंसिंग दे गो हैंड बाय हैंड, हैंड इन हैंड, और दोनों एक साथ ही हैं। जी। तो सर जो मटेरियल है जिसको हमें पढ़ना है उसमें क्या बंदिशें हैं या फ्री लाइसेंस है? आपने कहा कि कहीं कहीं शुल्क भी है, फ्री भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा क्या है? एक्चुअली अगर वो OER है तो वो फ्री ही होगा, बस उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। उसको आगे बात करते हुए हम पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि OER के अलग अलग तरह के लाइसेंस कौन कौन से होते हैं। जनरली बहुत सारे तरह के लाइसेंस हैं ओपन लाइसेंसेस, जिसमें बहुत ज्यादा जो पॉपुलर है वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस में 4 कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस है, पहली कंडीशन है एट्रीब्यूशन, दूसरी कंडीशन है शेयर अलाइक, तीसरी कंडीशन है नॉन कॉमर्शियल, और चौथी कंडीशन है नॉन डेरिवेटिव। ये बेसिकली 4 कंडीशंस हैं। इन 4 कंडीशंस को मिला के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 6 तरह के लाइसेंसेस बनते हैं। तो ये जो कंडीशंस क्या हैं, ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर मैं कहूं शेयर अलाइक मतलब अगर मैं किसी रिसोर्स को यूज कर रहा हूं तो अगर उसको मैंने अपडेट किया या उसमें कुछ रिमिक्स किया, तो उसके बाद जिन टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत मैंने उसे यूज किया है, मुझे उसे दोबारा री रिलीज करना पड़ेगा उसी लाइसेंस के अंतर्गत। यह है शेयर अलाइक। अच्छा। ऐसे ही एट्रीब्यूशन नाम की एक कंडीशन है। एट्रीब्यूशन का मतलब आपने ये रिसोर्स यूज किया, अब इसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। आपको एडवांस में किसी से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, जो उसका ओनर है। लेकिन बस एक ही कंडीशन है, आप तभी यूज कर सकते हो जब आप जहां भी इसका इस्तेमाल करो ओरिजिनल ऑथर को एट्रीब्यूट करो। ऐसी तीसरी कंडीशन है नॉन कॉमर्शियल। आप इसे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन उससे आप पैसा ना कमाते हो। ऐसे ही नॉन डेरिवेटिव है। नॉन डेरिवेटिव एक कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं जो ओरिजिनल ऑथर है, क्रिएटर है, वो एक्सपेक्ट करता है कि ये जिस फॉर्म में है डॉक्यूमेंट, आप इस ही फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, इसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में ही आप यूज कर पाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। तो इन 4, ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस है, कंडीशंस बताई आपने कि इन कंडीशंस के अगर आप फॉलो करते हो तब आप मेरा ये जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करते हो। ये बेसिक 4 कंडीशन है। इन 4 कंडीशंस को यूज करके 6 अलग अलग तरह के लाइसेंस बनते हैं। क्रिएटिव कॉमन की हम अगर बात करें तो एक तो है शेयर अलाइक लाइसेंस, CC BY जिसे हम कहते हैं जी। अगर ये लाइसेंस कहीं पे आपको दिखता है तो इसका मतलब है जिसका ओरिजिनल ऑथर है या जो क्रिएटर है
वो आपको हर इस डॉक्यूमेंट या रिसोर्स के साथ ये 5R परमिशन देता है, रिटेन, रिवाइज, रिमिक्स, रिडिस्ट्रीब्यूट। तो इस 5R की परमिशन देता है, लेकिन आपको जब भी ये डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं, आपको ओरिजिनल ऑथर को, मुझे लगता है कि जो आपने रिस्ट्रिक्शन बताए, ये हमारा एक नैतिक भी दायित्व होता है कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम उसको इस तरह से ना करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। तो बहुत ही बेसिक चीजें आपने बताई सर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना इसका इस्तेमाल हो रहा है आज लोगों के लिए, कितना जरूरी बन गए हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं, या जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के लर्नर्स क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ओपन रिसोर्सेज का? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन पहले अभी जैसे हमें भी वार्ता के क्रम में हम 6 तरह के लाइसेंसेस की बात कर रहे थे। तो पहला तरह का लाइसेंस मैंने आपको बताया CC-BY। इसका मतलब है क्रिएटिव कॉमन बाय एट्रीब्यूशन लाइसेंस। अगर ये किसी रिसोर्स के साथ ये लाइसेंस अटैच्ड है तो आपको ओरिजिनल ऑथर को सिर्फ एट्रीब्यूट देना है कि ये ओरिजिनली मैंने यहां से अडॉप्ट किया है, बाकी आप 5R एक्टिविटीज उसमें से कर सकते हैं। ऐसे ही उन कंडीशंस को यूज करके दूसरा जो लाइसेंस बनता है वो है CC-BY-SA। तो CC तो यहां सब में कॉमन आएगा, जिसका मतलब है क्रिएटिव कॉमन। BY अगेन जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपको एट्रीब्यूशन देना है, और ऐसे मतलब शेयर अलाइक। जिस लाइसेंस के अंतर्गत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसे आपने रिवाइज किया या जिसमें आपने कंट्रीब्यूट करके आप शेयर कर रहे हो, तो वो रिजल्टेंट डॉक्यूमेंट में भी वही लाइसेंस होना चाहिए जो ओरिजिनल उसमें था, रिसोर्स में था। ओके। तो ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है, आप तभी यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट इज अ कॉपीराइट मटेरियल, आपको परमिशन नहीं है। तीसरी कंडीशन है CC-BY-NC-ND। BY अगेन आपको एट्रीब्यूशन देना है, NC मतलब नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना है, ND नॉन डेरिवेटिव, इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज करना है। इसमें जो रिवीजन वाली और रिमिक्स वाली कंडीशन थी वो 5R नहीं रहे। ऐसे ही CC-BY-NC, ये नाम से स्पष्ट होता है कि BY आपको एट्रीब्यूशन देना है बाय एट्रीब्यूशन, और NC मतलब नॉन कॉमर्शियल, यानी आप नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से छठा और अंतिम लाइसेंस है BY-ND, जिसमें आपको एट्रीब्यूशन भी देना है और नॉन डेरिवेटिव, आप इसको उसके मूल रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये 6 तरह के जो लाइसेंसेस थे, इसके बारे में हमने बात की। अच्छा, इसके बारे में चर्चा करते हुए मैं ये भी समझता हूं कि हमें फेयर यूज और पब्लिक डोमेन, जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी, उसके बारे में भी बताएं। तो पब्लिक डोमेन क्या होता है? पब्लिक डोमेन इज अ स्टेट ऑफ बीइंग अवेलेबल टू द पब्लिक एंड नॉट सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। कोई भी ऐसा मटेरियल जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो और जिस पर कॉपीराइट ना हो। तो पब्लिक डोमेन में कभी कोई रिसोर्स कैसे आएगा? 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन है कि कुछ डॉक्यूमेंट बाय डेफिनेशन ही पब्लिक डोमेन में होते हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए हम कोई पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, या जैसे हम यूजीसी का डॉक्यूमेंट ही कहते हैं। आपको उसको इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी इस्तेमाल के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाय डेफिनेशन ही पब्लिक डोमेन में होते हैं। दूसरी कंडीशन है, जब भी हम कॉपीराइट के लिए अप्लाई करते हैं तो कॉपीराइट आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए मिलता है। तो जब वो उसका ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाता है, माना 10 साल या 20 साल, तो उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। अच्छा। तीसरी कंडीशन ये है कि जो उसका ओरिजिनल क्रिएटर है, कॉपीराइट होल्डर है या ऑथर है, उसने ही उसे पब्लिक डोमेन, ये भी एक तरह का लाइसेंस है, पब्लिक डोमेन लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज कर दिया। तो जैसे अभी हमने जब क्रिएटिव कॉमन 6 तरह के लाइसेंस किए थे, उसमें आपने एक कंडीशन कम से कम थी कि आपको एट्रीब्यूशन देना है। पब्लिक डोमेन में आपको ना किसी से पूछना है इस्तेमाल के लिए, ना आपको एट्रीब्यूशन करना, आप किसी भी इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं और वो लीगल होगा। जी, इलीगल नहीं होगा। इलीगल नहीं होगा। और इसके अलावा एक और जो चर्चा, जब भी हम इन सब की बात करते हैं तो हम एक और शब्द बार बार यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं फेयर यूज। यूएस के कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत एक व्यवस्था है कि कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं जहां पे आपको कॉपीराइट होल्डर से एडवांस में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है उस मटेरियल को यूज करने के लिए। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? वो कंडीशन है कि आप क्रिटिसिज्म के लिए, न्यूज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, टीचिंग के लिए और रिसर्च के लिए एडवांस परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इन 5 चीजों के लिए आप वो मटेरियल को यूज कर सकते हो। ये सिर्फ 5 ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे आप उनको यूज कर सकते हैं। जी।
तो मुझे लग रहा है काफी बातें आपने बताई हैं लाइसेंस से संबंधित, कॉपीराइट से संबंधित। सर, ओपन एजुकेशन के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, क्या इस पर हम बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कौन कौन से स्रोत हैं इसके? बहुत सारे स्रोत हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव से ही बात करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने OER में के क्षेत्र में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और जो बहुत सारी बड़ी रिपोजिटरीज हैं, जैसे कि हम NPTEL की बात करें, NPTEL में जितना भी हम मटेरियल है वो ओपन लाइसेंस के अंतर्गत ही गवर्नमेंट ने रिलीज किया, क्योंकि पब्लिक फंड से बना है। तो अगर आप NPTEL के होम पेज पे जाएंगे nptel.ac.in, तो उसके पेज को स्क्रॉल करेंगे लास्ट में, तो आपको नीचे दिखेगा क्रिएटिव कॉमन CC BY ऐसे या जो भी जिस लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज किया गया है। इसके अतिरिक्त EPG पाठशाला है, इसमें जितना रिसोर्सेज है वो भी मैंने देखा कि एज अ OER रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा NROER, ये 10+2 तक के जो बच्चे हैं ओपन स्कूलिंग के, इनका रिपोजिटरी NROER, इनमें जितना रिसोर्स है वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और आपको जान के खुशी होगी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की भी अपनी एक यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूशनल OER पॉलिसी है। अच्छा। तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट में भी आपको बहुत सारा OER मटेरियल मिल जाएगा। जी जी। तो इसके अलावा मतलब एक तो गवर्नमेंट की हो गई, इसके अलावा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी अपनी OER पॉलिसीज हैं, और वो एज अ OER अपना मटेरियल को रिलीज करती हैं, जिसमें से कुछ का नाम मैं ले सकता हूं। जैसे नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी है कोलकाता, इनके भी काफी रिसोर्सेस OER की तरह रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा कृष्ण कान्हाट की ओपन यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में, इसमें मैंने काफी मटेरियल देखा जो OER की तरह रिलीज किया गया है। इसके अलावा BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, उसका भी मैंने काफी मटेरियल देखा जो इस लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज किया गया था। इनफैक्ट इग्नू का भी काफी जो रिसोर्स है वो एज एन OER रिलीज किया गया है। जी। सर, इसमें क्या चैनल भी आते हैं, जैसे स्वयं प्रभा चैनल है या इग्नू का अपना ज्ञान, जैसे हमने पहले बात की कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकता है। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, हमारे जो वीडियो जनरली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बनते हैं, तो पहले तो उसमें बाहर यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, लास्ट में एक लाइसेंस होता है। तो हम ज्यादातर हमारे जितने वीडियोज हैं वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ओपन लाइसेंस के अंतर्गत ही रिलीज करते हैं। जी। तो ऑडियो भी है, वीडियो भी है। आप भी जैसे अगर आप इस पॉडकास्ट को ऑडियो फाइल है, इसको भी आप उसके अंतर्गत रिलीज कर सकते हैं। जी। तो सर, विद्यार्थियों के लिए, लर्नर्स के लिए किस तरह से ये उपयोगी है आज के? तो सबसे पहले तो आपको एक फ्री रिसोर्स मिल जाता है। फ्री इन द सेंस कि हाँ, थोड़ा कॉस्ट एसोसिएटेड है। कॉस्ट किस तरीके से एसोसिएटेड हो सकती है, क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो उसकी भी एक नॉन जीरो कॉस्ट है। तो सिर्फ आपको जो डाउनलोडिंग में समय लग रहा है वो ही लगना है। प्लस क्या होता है, हर आदमी, हर व्यक्ति का अपना अपना सीखने की एक पेस होती है और एक तरीका होता है जिसमें कंफर्टेबल है। किसी को ऑडियो सुन के ज्यादा समझ में आता है, किसी को विजुअल्स देख के ज्यादा समझ में आता है। अगर मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूं, उससे रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इंटरनेट में अवेलेबल होगा, तो आप उसको लीगली यूज कर सकते हो। इसके अलावा फ्री है, तो इससे कॉस्ट सेविंग काफी होगी। और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ स्टूडेंट बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जब आप एज एन ऑथर कहीं कंट्रीब्यूट कर पाओ। जैसे मैंने आपको कहा कि OER में आपको 5 बार परमिशन देते हैं, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो एग्जिस्टिंग मटेरियल को, या रिमिक्स भी कर सकते हो जो आपका अपना मटेरियल है उसके साथ, और उसके बाद उसको एक नए लाइसेंस के अंतर्गत एज एन ऑथर रिलीज कर सकते हो। तो एक तरह से आपको ऑथरशिप की परमिशन स्टूडेंट लाइफ में बहुत रेयर ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत, जैसे कि विकिपीडिया में हम उसके एडिटर बन सकते हैं, कुछ इसी तरह से। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे OER कॉमन्स है, विकिपीडिया है, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप ये कर सकते हैं। सर, ये टीचर्स के लिए किस तरह से फायदेमंद है? टीचर्स के लिए जैसे कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपके पास आपका अपना जो सारा समय है अपने लेक्चर की प्रिपरेशन में डालना है। जो लेक्चर नोट्स हैं या जो आपको इसके साथ साथ बनाना होता है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेक्चर नोट्स आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। आप अपनी कोई ऐसा कोर्स पढ़ा रहे हो जिसमें आपको सिमुलेशंस की जरूरत है, तो सिमुलेशंस भी अगर OER की तरह अवेलेबल है, आप उसे सिमुलेशन दिखा सकते हो। कोई इमेज है जिसको आप अपनी टीचिंग में यूज करना चाहते हो, कोई फिगर्स हैं,
तो आप उनको यूज कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल। जी जी जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने स्टूडेंट्स के लिए कहा कि ऑथरशिप क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसे ही टीचर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है अपने पीयर से, जो आपके फील्ड में काम करते हैं, पूरी दुनिया से जुड़ने का। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप उसमें रिवीजन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, रीमिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोलैबोरेट कर रहे हो, आपको कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है दुनिया में अपने क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी आदमी के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इसकी एक उपयोग है। जी। तो सर, इसकी शुरुआत आपने कहा कि इस तरह से हुई थी, लेकिन अब इसका मायने ही बदल गए हैं। तो क्या आने वाला समय क्या ओपन रिसोर्सेज की पढ़ाई का ही होने वाला है? ओपन रिसोर्सेज को यूज करके आप बहुत अच्छा ये है कि आप इसका एक उपयोग जो मुझे लगता है कि आप जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो बहुत कम हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हमने एक डेटा मैंने कहीं देखा था, तो उसमें ये बताया गया था कि वो डेटा बता रहा था कि 17 से 27% जो हमारा जेब खर्च है, जो कन्वेंशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वो अपने जेब खर्च का 17 से 27% जो छात्र हैं वो बुक्स पे खर्च करते हैं। तो अगर कोई भी एक ऐसे मीडियम, ऐसा कोई व्यवस्था हो जिससे ये वो कॉस्ट बचा पाए, तो आप ओवरऑल इंडिया में इतने विश्वविद्यालय, इतने कॉलेजेस हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आप समझ सकते हैं कितनी कॉस्ट सेविंग होगी। प्लस उस फील्ड से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिल सकते हैं, क्वालिटी जो है वो मिलेगी, बड़ी है। ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि वो ज्यादा बेटर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या ऐसा सरकार की तरफ से भी कोई मैंडेटरी कोई कानून है कि आपको ओपन रिसोर्सेज में टीचर्स को, फैकल्टी को आपको लेक्चर देने हैं? जितने भी जो हमारे रिफ्रेशर कोर्स होते हैं और ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, उसमें लगभग मैंने जितने भी अटेंड किए या जहां मुझे बात करने का मौका मिला, तो लगभग सभी में OERs के सेशंस होते हैं। जी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था 2016-17 के आसपास कि वो नेशनल OER पॉलिसी बना रही थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने व्यवस्था ऐसा सोचा गया था कि पब्लिक फंड से जो भी काम होगा, चाहे वो बुक राइटिंग का हो, चाहे वो रिसर्च हो, तो उसको एज एन OER ही रिलीज किया जाएगा। ओके। तो सर, चलते चलते क्या संदेश लर्नर्स के लिए है कि कैसे इनको इस्तेमाल करें, और तमाम जो सुदूर पहाड़ के जो बच्चे हैं जो वहां बैठकर तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग की या तमाम चीजों की, वो कैसे लाभ इसका उठा सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप इंटरनेट पर जाइए और देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई OER, तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली OER हम कैसे ढूंढें। मैं एक आपको हल्का सा हिंट देता हूं कि आप गूगल में एक जो एडवांस सर्च फैसिलिटी है उसके थ्रू आप OER को फिल्टर कर सकते हैं। तो आप जो कुछ इसको आप देखिए किस तरह से कर सकते हैं। कैसे हम एडवांस सर्च यूज करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ओपन लाइसेंस वाले जो मटेरियल हैं आप कैसे उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। जी। इसके अलावा OER की रिपोजिटरीज हैं, वेबसाइट्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, ये देखिए, इनके बारे में देखिए। वहां पे आपको सारे जो OER के लिंक हैं जहां पे OER मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको उनको रिडायरेक्ट करेगा। आपको जैसे मैंने पहले भी वार्ता के क्रम में आपको बताया कि NPTEL है, NROER है, EPG पाठशाला है। इन वेबसाइट्स को देखिए और उसमें देखिए कि ये सारे मटेरियल एज एन OER रिलीज किए गए हैं, जो कि उपयोगी हैं, छात्रों के भी उपयोगी हैं और साथ साथ में शिक्षकों के लिए भी उपयोगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी बातचीत होगी। डॉक्टर जितेंद्र पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम लर्नर्स के साथ में इतनी उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों लर्नर्स, आप सबको ये बातचीत, ये आज का जो लेक्चर था, व्याख्यान था, कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।